नमस्कार जी, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो मैं सरोज स्वागत करती हूँ आपका आज की इस क्लास में और आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आई हूँ हैंड रिटन एनसीईआरटी के नोट्स और जो कि सीटेट और एचपीटीजीटी कमीशन दोनों की प्रिपरेशन करने वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एसएसटी पोर्शन के क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। इसमें मैं हैंड रिटन नोट्स लेके आई हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पे लगता है कि मैंने कुछ गलत लिखा है या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए आए हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के और भी क्लासेस मैं आपके लिए इसी तरह से ला लेकर आती रहूँगी। तो चलिए क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला है उसमें है षड दर्शन, यानी कि 6 दर्शनों की हम बात करेंगे आज की क्लास में। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि मिलान करो। मिलान नहीं करना है, बल्कि ये मैंने मिलान करके ही लिखे हुए हैं। बिल्कुल जो वैशेषिक जो दर्शन था वो महर्षि कणाद का था, ठीक है? न्याय दर्शन महर्षि गौतम के द्वारा लिखा गया था। योग दर्शन के जो रचयिता हैं वो महर्षि पतंजलि हैं। वेदांत दर्शन जो है वो बादरायण वेदव्यास जी के द्वारा रचित है। पूर्व मीमांसा जो है वो महर्षि जैमिनी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? महर्षि जैमिनी। उसकी वजह से ये इसको जैमिनी दर्शन भी कहा जाता है कई बार। नेक्स्ट है कि सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल मुनि के द्वारा जो है वो लिखा गया है, ठीक है? तो ये हमने बात की षड दर्शनों की। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपसे एक तरह से वन एक-एक करके भी पूछा जा सकता है या फिर आपसे मिलान के रूप में भी ये पूछा जा सकता है, तो ये आपने ज़रूर याद कर लेने हैं। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य का आपने क्रम बताना है कि मौर्य साम्राज्य का क्रम क्या था, ठीक है? तो मौर्य साम्राज्य का जो क्रम था, वहाँ पर जो सबसे पहले आता है जिसने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी वो था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है? आपको पता है चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। दूसरा उसका जो उत्तराधिकारी बना था वो बिंदुसार बना था, ठीक है? बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना था। उसके बाद आता है अशोक, जो कि मौर्य साम्राज्य का सबसे महान और सबसे लोकप्रिय एक शासक बना था। उसके बाद आता है बृहदर्थ, ठीक है? बृहदर्थ। तो जो अगर आपसे पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो वो जो था वो बृहदर्थ था, ठीक है? इसकी हत्या कर दी गई थी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, ठीक है? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी और शुंग वंश की स्थापना जो थी वो कर दी गई थी, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। बृहदर्थ जो था वो दर रथ जो था ये अंतिम शासक था मौर्य साम्राज्य का, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिल शब्द मूवेनदार, ठीक है? ये जो मूवेनदार शब्द है ये किस प्रकार का कौन-सी भाषा का शब्द है? ये तमिल भाषा का शब्द है, ठीक है? तो इसका अर्थ होता है तीन मुखिया, ठीक है? मूवेनदार का अर्थ होता है तीन मुखिया। तो वो जो तीन मुखिया थे वो कौन-कौन से थे, ठीक है? तो चोल, चेर, पांडे, ठीक है? चोल, चेर, पांडे जो थे ये 3 मुखिया थे जिनको मूवेनदार जो था वो कहा जाता था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा-सा लेंथी होने वाला है और बहुत ज़्यादा असर्शन और रीज़न वाला ये क्वेश्चन है। तो आपको पता है सीटेट और आजकल तो हर एग्ज़ाम का एक तरह से आप ट्रेंड कह सकते हो कि बन गया है कि असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। सीटेट तो शुरू से ही इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछता ही है, जिसमें अभिकथन और कारण दे रखे होते हैं, असर्शन और रीज़न दे रखे होते हैं। तो आपने बताना होता है कि क्या ये दोनों सही है या फिर ये आपसे पूछा जाता है कि क्या दोनों एक-दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं या रीज़न जो है वो आर की सही व्याख्या है या नहीं है। तो इस प्रकार के 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए होते हैं, ठीक है? तो चलिए अभिकथन रीड करते हैं। तो अभिकथन में लिखा है कि चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया और उसे पराजित किए गए राजाओं से जब्त किए गए मूर्तियों को उसे भर दिया। राजेंद्र प्रथम का समकालीन गजनी के सुल्तान ने भारतीयों
को पराजित राजाओं का धन और मूर्तियों को लूट लिया। ठीक है? अ, अब यहाँ पे बोला क्या जा रहा है अभी कथन में कि एक चोल राजा थे राजेंद्र प्रथम, ठीक है? तो वो क्या करते थे, उन्होंने एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया हुआ था और वो जिस भी राजा को पराजित करते थे, वो उसका जो था वो जो भी धन वहाँ से लूटते थे या मूर्तियाँ वहाँ से लूटते थे, वो उस मंदिर में भर देते थे। उन्हीं का समकालीन जो गजनी राज्य था उसका सुल्तान जो था वो महमूद गजनवी वो क्या करता था, वो भी इस प्रकार से अपने पराजित राजाओं और के धन और मूर्तियों को लूट लिया करता था, ठीक है? तो कारण में बोला गया है कि मध्ययुगीन राजा अपनी राजनीतिक और सैनिक सफलता का प्रदर्शन करने के लिए और उपासना वाले स्थानों पर ही आक्रमण करके उनको लूट लिया करते थे, ठीक है? तो यहाँ पर पूछा है उत्तर में ये आएगा कि ए और आर दोनों ही सही हैं, ठीक है? ऐसा ही किया जाता था, राजेंद्र प्रथम भी ऐसा ही करता था और उसका समकालीन जो गजनी साम्राज्य का जो महमूद गजनवी था, वो भी ऐसे ही करता था। तो ए और आर दोनों ही सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है? सही व्याख्या इसलिए है क्योंकि वो सुल्तान जो थे या वो राजेंद्र प्रथम चोल राजा जो थे, वो इसलिए ऐसा करते थे क्योंकि वो अपनी राजनीतिक और सैनिक सफलता को का प्रदर्शन इसके लिए इसके द्वारा करते थे कि हमने हाँ, लूट लिया है और ये जो भी हमारे पास जितना भी धन वगैरह आया है, वो उसकी अपनी राजनीतिक और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करके ये बताते थे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कि बौद्ध संघ के लिए जो बनाए गए नियम हैं वो किसमें हैं? तो बौद्ध संघ के बनाए गए नियम जो है वो पिटक में है, ठीक है? विनय पिटक में ये है। तो आपको पता है बौद्ध धर्म जो है वो त्रिपिटक का मतलब बात करता है। तो त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 बास्केट्स 3 टोकरी, ठीक है? 3 टोकरी त्रिपिटक का अर्थ होता है। तो जो त्रिपिटक है इसमें 3 प्रकार के पिटक आते हैं जिसमें सुत्त पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम पिटक है, ठीक है? सुत्त पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम पिटक है। तो जो सुत्त पिटक है उसमें बुद्ध के उपदेशों को रखा गया है, ठीक है? बुद्ध के जो भी उपदेश वगैरह हैं उनको सुत्त पिटक में रखा गया है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम जो हैं, जो भी बनाए गए नियम वगैरह हैं, तो उनको रखा गया है विनय पिटक में। नेक्स्ट है कि अभिधम पिटक, अभिधम पिटक में जो है वो बौद्ध दर्शन को रखा गया है, ठीक है? तो हमारा जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो विनय पिटक ही होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि बुद्ध द्वारा जो प्रथम बार उपदेश देना वो क्या कहलाता है, ठीक है? जो बुद्ध ने प्रथम बार उपदेश दिया था वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। तो बुद्ध ने जो पहली बार उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, ठीक है? और बौद्ध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बौद्ध गया में हुई थी। सारनाथ में इनके द्वारा पहला उपदेश दिया गया था और इनका पहला उपदेश जो था उसको देना जो है वो धर्म चक्र परिवर्तन जो है वो कहलाता है, ठीक है? उसी तरह से अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि जो भी बौद्ध धर्म में मृत्यु वगैरह हो जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसके लिए वर्ड जो है यूज़ किया जाता है महापरिवाण परिवाण, ठीक है? महापरिबा परिणाम बाण कुछ ऐसा-ऐसा वर्ड है, ठीक है? तो वो यूज़ किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो चोल वंश के दौरान तंजापुर और उदयपुर जो है उसके समुदाय जो झंडे के लिए कपड़े तैयार करते थे वो क्या मतलब कौन से ऐसा समुदाय था जो तंजापुर और उरैयूर के समुदाय जो भी झंडे के लिए जो भी मंदिरों के ऊपर झंडे वगैरह चढ़ते थे उनके लिए जो भी कपड़ा तैयार करते थे वो कौन से समुदाय के लोग होते थे? तो वो होते थे सलिया समुदाय, ठीक है? कौन से समुदाय के? सलिया समुदाय के लोग होते थे, ठीक है? इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपने ज़रूर याद रखना है। तो अब फिर से हमें असर्शन और रीज़न वाला जो कथन है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर असर्शन रीज़न नहीं है, ये कथन है, सॉरी दोनों ही। तो कथन ए जो है वो उसमें कहा जा रहा है कि अशोक के धम्म में देवताओं की पूजा और कर्मकांडों को शामिल किया गया था। तो अशोक के धम्म में देवताओं की पूजा और कर्मकांडों को शामिल नहीं किया गया था, ठीक है? क्योंकि धम्म में तो आपको पता ही है देवताओं की पूजा-वाजा की बात जो है वो नहीं की जाती है, ठीक है? उसमें तो मतलब वही है कि एक तरह से स्वयं को सत्य के साथ जोड़ना, ठीक है? ईमानदारी के साथ रहना, इस प्रकार के नियमों की बात की जाती है, ना कि देवताओं की पूजा की बात की जाती है। तो कथन 2 जो है यानी कि वी जो है, उसमें बोला गया है कि अशोक ने धम्म महामत्ता
अशोक ने धम्म महामत्ता के नाम से उत्तराधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह-जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे, ठीक है? तो ये जो दोनों कथन हैं, इसमें जो कथन ए है वो गलत है, क्योंकि आपको पता है धार्मिक कर्म कांडों और देवताओं की पूजा पाठ की बात जो है वो अशोक के धम्म में नहीं की जाती है, लेकिन अशोक के द्वारा एक धम्म महामत्ता ज़रूर नियुक्त किया जाता था, जो कि जगह-जगह जाकर जो था वो धम्म की शिक्षा दिया करता था। तो कथन ए गलत है, लेकिन कथन बी जो है वो सही है, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन सीटेट में ज़रूर पूछे जाते हैं, और अब तो हर तरह के एग्ज़ाम में ये इस प्रकार के लेंथी क्वेश्चन जो है वो देखने को आपको मिल रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 राजवंश कौन-कौन से थे, ठीक है? तो जो लंबे समय तक संघर्ष हुआ है 3 पक्षों में, वो हुआ है किसके ऊपर? कन्नौज के ऊपर, ठीक है? किसके ऊपर हुआ है? कन्नौज के ऊपर। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो कन्नौज के ऊपर जो लंबे समय तक शासन करना चाह रहे थे, उसको अपने अधीन करना चाह रहे थे राजवंश, वो 3 थे, तो वो थे पाल वंश, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, ठीक है? पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, ये तीनों ही वंश ऐसे थे जिन्होंने कन्नौज के ऊपर शासन करने के लिए, कन्नौज को अपने अधीन करने के लिए बहुत सालों तक जो था वो संघर्ष किया था। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहलाता है, क्योंकि ये 3 पक्षों के बीच में था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि भारत में आए तीर्थयात्री। अब भारत में आए तीर्थयात्रियों के संबंध में कुछ कथन हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, और ये बिल्कुल सही कथन है। तो ह्वेन त्सांग, यहाँ पर ह्वेन त्सांग होगा। ह्वेन त्सांग जो था वो बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों को व प्रसिद्ध बौद्धों को देखने के लिए आया था, ठीक है? तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो इसीलिए आया था कि वो बुद्ध से जीवन से संबंधित जितने भी स्थान हैं या प्रसिद्ध बौद्ध मठ हैं, उनको देख सके, ठीक है? उनका जो है वो उनको एक तरह से निहार सके, ठीक है? तो वो इसलिए आया था ह्वेन त्सांग, ठीक है? नेक्स्ट है कि चीनी बौद्ध यात्रियों ने अपने द्वारा इकट्ठी की गई किताबों में वो देखे गए बौद्ध मठों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा था, ठीक है? जितने भी चीनी बौद्ध यात्री भारत में आए हैं, उन्होंने जो है वो भी किताबें हैं या देखे गए बौद्ध मठों हैं, उनके बारे में विस्तार पूर्वक जो है वो बाद में वर्णन किया है। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। केरल में धर्मों की विविधता के कारण, ठीक है? तो केरल में जितने भी धर्म हैं, उनकी विविधता का कारण क्या हो सकता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो केरल में जो धर्मों की विविधता है, धर्मों की जितने भी प्रकार हैं, उनकी विविधता का कारण क्या है? तो ये है कि यहूदी और अरब व्यापारी मसालों का व्यापार करने आए थे, और यहाँ के लोगों के लिए यहूदी धर्म और इस्लाम लेकर आए थे, ठीक है? तो जो भी यहूदी और अरब व्यापारी जो थे, वो मसालों का व्यापार करने के लिए केरल में आए थे, और उसके बाद उन्होंने यहाँ के लोगों को यहूदी धर्म और इस्लाम धर्म की शिक्षा जो थी या उनको सिखाना जो था वो शुरू कर दिया था, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर एक कथन और लिखा है, एक और चीज़ लिखी है केरल के बारे में, तो वो है कि संत थॉमस लगभग 2000 वर्ष पहले यहाँ आए थे, और लोगों के लिए ईसाई धर्म भी लेकर आए थे, ठीक है? तो सबसे पहले जो धर्म ईसाई धर्म लेकर आए थे, वो केरल में कौन लेके आए थे? संत थॉमस, ठीक है? वो 2000 वर्ष पहले आए थे, ठीक है? तो ये दोनों ही कथन आपने याद रख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अरिकामेडु, ठीक है? अरिकामेडु का रोमन नाम आपने बताना है। तो अरिकामेडु क्या है? बंदरगाह है, ठीक है? अरिकामेडु जो है एक प्रकार की बंदरगाह है, इसका रोमन नाम जो है वो पौडुका है, ठीक है? क्या नाम है? पौडुका इसका जो है वो रोमन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में सूरत के विषय में जो भी कथन हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सूरत के विषय में जो कथन आते हैं, वो ये हैं कि पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने का प्रमुख द्वार था। तो सूरत जो था वो पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने का सबसे क्या था? प्रमुख एक प्रमुख द्वार था ये, ठीक है? सूरत जो था ये पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने का एक प्रमुख द्वार आप कह सकते हो, या प्रमुख साधन आप कह सकते हो, ठीक है? तो सूरत के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसे जो है वो मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था। किसको कहा जाता था मक्का का प्रस्थान द्वार? सूरत को, ठीक है? सूरत की हम बात कर रहे हैं। सूरत को जो है वो मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था। क्यों कहा जाता था प्रस्थान द्वार? क्योंकि बहुत से हज यात्री जो थे, वो जहाज से यहीं से रवाना होते थे। हज के लिए अगर उन्होंने जाना होता था मक्का के लिए, आपको पता है बहुत सारे जो हज यात्री हैं वो जहाज से जाते थे, तो जहाज जो लेना होता था वो यहीं से सूरत से ही उनको लेना पड़ता था, ठीक है? तो सूरत को जो है वो
मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंदरगाह जिसके पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण मिले हैं। एक ऐसी बंदरगाह का नाम आपने बताना है जिसके पूर्वी तट पर जो है वो व्यापार के प्रमाण मिले हैं, तो वो है पुहार बंदरगाह, ठीक है, तमिलनाडु में है ये, ठीक है। पुहार बंदरगाह जो है ये तमिलनाडु में है और यहाँ पर इसके पूर्वी तट पर जो है वो व्यापार के प्रमाण जो है वो मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब था। तो प्रथम विश्व युद्ध आपको पता है 1914 से लेकर 1919 तक हुआ है, ठीक है। तो ये जो टाइम था यहाँ पर भारत के राजनीतिक और व्यापारिक स्थिति क्या थी। तो युद्ध में और जो है वो औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी गई जिससे भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ, ठीक है। तो आपको पता है युद्ध के समय जो भी वस्तुएँ थी, उनकी माँग जो थी उनमें उसमें वृद्धि होने लगी थी और जिससे भारतीय उद्योगों का जो था वो विस्तार हुआ था, ठीक है। आपको पता है युद्ध हो रहा है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जैसे कि कपड़े की, खाने की, सब हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसके जो था वो भारतीय उद्योग जो भी थे उनका विस्तार हुआ, ठीक है। तो कीमतों में वृद्धि होने से जन सामान्य जो था वो प्रभावित हुआ। तो बहुत सारी कीमतों की चीज़ें जो थी वो एकदम से बढ़ गई, एकदम से उनमें वृद्धि आ गई तो इससे जन सामान्य जो था यानी कि जो साधारण लोग थे वो प्रभावित हुए, ठीक है। प्रभावित होना तो संभव ही था क्योंकि एकदम से किसी चीज़ का जब प्राइस जो है वो हाई हो जाता है तो जन सामान्य यानी कि जो भी जनसाधारण वर्ग होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, ठीक है। तो किसी भारतीय रियासत ने बगावत नहीं की, ठीक है, ये भी एक कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7वीं शताब्दी तक भारत में क्या-क्या बदलाव आ गए थे, ठीक है? तो 7वीं शताब्दी तक भारत के बदलाव आपने बताने हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि बड़े भूस्वामी और योद्धा सरकार या राजा बन सकते थे, ठीक है? जो बड़े-बड़े भूस्वामी थे और योद्धा थे वही जो थे वो सरकार या राजा जो थे वो बन सकते थे, ठीक है? तो ये 7वीं शताब्दी तक भारत में बदलाव हुआ था कि जो बहुत बड़े-बड़े भूस्वामी थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती थी या वो जो ऐसे व्यक्ति जो बहुत बड़े-बड़े योद्धा होते थे, वही सरकार या राजा जो थे वो बन सकते थे, ठीक है? बाकी जो आम साधारण आदमी है वो राजा बनने की उम्मीद भी नहीं कर सकता था, ठीक है? तो नेक्स्ट है कि ब्राह्मणों ने अपने पर परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र उठा लिए थे, ठीक है? ब्राह्मणों ने जो था वो अपना परंपरागत पेशा क्या होता है ब्राह्मणों का? पूजा-पाठ करना, ठीक है? आपको पता है ब्राह्मण जो है वो पंडित का काम करते हैं ज़्यादातर, लेकिन इन्होंने 7वीं शताब्दी तक आते-आते अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र जो थे वो उठा लिए थे। अब ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण ही होगा, पंडित ही होगा, वो उन्होंने भी शस्त्र उठाने शुरू कर दिए थे। ये 7वीं शताब्दी तक के बदलाव हैं, ठीक है? चलिए बात करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट है कि संघ सही मायने में एक संगठन था क्योंकि तो संघ जो था वो संगठन क्यों था? क्योंकि कई सदस्यों ने साथ-साथ चर्चाओं और वाद-विवादों के माध्यम से शासन किया, ठीक है? तो इसलिए था। नेक्स्ट है कि संघ में प्रवेश करने के लिए, तो अब संघ की बात की जा रही है जैसे बौद्ध संघ है, जैन संघ है, ठीक है? तो उनकी बात की जा रही है, किसी संगठन की बात की जा रही है कि अब संघ में जो है वो प्रवेश करने के लिए क्या होना होता था? तो जो संघ है उसमें प्रवेश करने के लिए आपको अपने घर का त्याग जो था वो करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप किसी संघ में प्रवेश करोगे जैसे कि आप मान लो कि बौद्ध धर्म आपने ग्रहण कर लिया है, उसका संघ आप अपना रहे हो, तो अब आप घर में नहीं रह सकते हो। आपको अपने घर का त्याग जो है वो करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो संघ में प्रवेश करने के लिए घर का त्याग करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि उन्हें निश्चित समय पर शहरों और गाँवों में भिक्षा माँगने जाना होता था, ठीक है? एक निश्चित टाइम दिया जाता था जिस उस टाइम पर ही गाँव या शहरों में भिक्षा माँगने जाना होता था, ठीक है? यहाँ पर है कि संघ में प्रवेश के लिए दासों को अपना स्वामी की अनुमति लेनी होगी, ठीक है? संघ में प्रवेश करने के लिए जो भी दास हैं उनको अपने स्वामी की जो है वो अनुमति लेनी होगी। संघ में शामिल होने के लिए एक स्त्री को अपने स्वामी की अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री अगर संघ में शामिल होना चाहती है, तो उसके अपने पति की परमिशन जो है वो लेनी ही पड़ेगी, ठीक है? तो ये भी ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो अब फिर से 7वीं शताब्दी पूछा जा रहा है, तो 7वीं शताब्दी के बड़े-बड़े योद्धा सरदारों और भूस्वामियों ने धन और शक्ति प्राप्त करने के लिए
करने के बाद स्वयं को घोषित कर दिया। तो जब उन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी उनके पास भूस्वामियों के पास धन और शक्ति प्राप्त कर ली उन्होंने, तो उन्होंने स्वयं को महासामंत घोषित कर दिया, ठीक है? वो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुकी हूँ कि वही जो थे, जो बड़े-बड़े भूस्वामी थे, वही स्वयं को राजा जो थे वो बना सकते थे, ठीक है? तो उन्होंने स्वयं को महासामंत जो था वो घोषित कर दिया था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा जिसका एक रूप मागधी या मगही है, ठीक है? तो वो कौन-सी भाषा है? वो प्राकृतिक भाषा है, ठीक है? प्राकृत भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवनागरी, बंगाली और तमिल जैसी भारत की आधुनिक लिपियों का विकास किस लिपि से हुआ है? तो जो भी ये आधुनिक लिपियाँ हैं, देवनागरी हो गई, बंगाली, तमिल, ये सभी इन लिपियों का विकास जो है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। कौन-सी लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिमेखलई, ठीक है? ये जो मणिमेखलई महाकाव्य है, ये किस प्रकार का महाकाव्य है, इसके बारे में कुछ कथन हम पढ़ेंगे। तो ये जो मणिमेखलई काव्य है, ये तमिल भाषा में लिखा गया है। कौन-सी भाषा में? ये है तमिल में लिखा गया है, ठीक है? ये जो मणिमेखलई है महाकाव्य, ये तमिल में लिखा गया है। ये सतनार नामक कवि द्वारा लिखा गया है, ठीक है? सतनार नामक कवि द्वारा ये लिखा गया है। इसमें कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है, ठीक है? और ये लगभग 1400 वर्ष पूर्व जो था वो लिखा गया था, मणिमेखले की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सभी इससे रिलेटेड फैक्ट हैं, ठीक है? नेक्स्ट है कि संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर के सम्मेलनों में की गई थी, ठीक है? तो ये था मदुरई, या इस प्रकार भी कई बार लिखा हो गया होता है मदुरई, और कई बार मदुरई भी लिखा गया होता है, ठीक है? नेक्स्ट असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए पढ़ ही लेते हैं इसको भी। तो असर्शन है, इसमें कथन है, जो भी कथन होता है पहला असर्शन वो है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि विधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम कर सकता है, ठीक है? तो अगर एक कृषि में अगर हम बहुत ज़्यादा निवेश करते हैं, तो जो ग्रामीण जो शहरी है, ठीक है, वो पलायन के लिए हम उसको रोक सकते हैं। अगर इसका कारण ये दिया गया है कि विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि हो रही है, जब ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कृषिय गतिविधि ना हो, ठीक है? तो ये दोनों ही सही हैं, और आर एक ही सही व्याख्या है। आपको पता है कि रोका जा सकता है ग्रामीण पलायन को, ठीक है? तो ये पलायन कब होता है? जब मौसमी बेरोज़गारी हो जाती है, जब आपको पता है कि एक गाँव का किसान जो है वो फसल आदि काटने के बाद जो फ्री हो जाता है, तो उस टाइम पर जो है वो पलायन ज़्यादा होता है। तो ये दोनों ही सही हैं, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या है। चलिए बात करें तो कथक के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, तो वो आपको बताती हूँ। तो कथक जो है उसके संबंध में कुछ कथन हैं। तो पहला कथन है कि मुगल सम्राटों तथा उनके अभिजातों के राज दरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था, ठीक है? तो जो भी मुगल सम्राट होता था, उनके या उनके अभिजातों के राज दरबार में जो था वो कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था, ठीक है? तो किया जाता था, ठीक है? ये सही होगा। और 15वीं और 16वीं शताब्दी में कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में नृत्य शैली का रूप जो था वो धारण करने लगा था, ठीक है? तो 15वीं और 16वीं शताब्दी, ठीक है? ये याद रखना है कि 15वीं और 16वीं शताब्दी जो थी उसमें जो था वो कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप जो था वो धारण करने लग पड़ा था। चलिए बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट है कि ग्रामीण भारत के बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं, उनकी जीविका का साधन कृषि है, वे क्या कहलाते हैं, ठीक है? तो ग्रामीण भारत की जो बहुत बड़ी आपको पता है संख्या में जो भी लोग भूमिहीन हैं और उनकी जीविका का साधन भी कृषि है, तो वो लोग जो हैं वो प्रवासी श्रमिक मज़दूर कहलाते हैं, ठीक है? क्या कहलाते हैं? प्रवासी श्रमिक मज़दूर और कृषीय मज़दूर वो कहलाते हैं, ठीक है? क्योंकि एक तरह से उनका जीवन जो है वो कृषि के ऊपर तो निर्भर है, लेकिन उनके पास अपनी भूमि नहीं है, वे भूमिहीन हैं, तो वो कृषि मज़दूर होंगे या फिर प्रवासी श्रमिक मज़दूर होंगे, ठीक है? उनके पास ये अपनी भूमि नहीं होती है। नेक्स्ट है कि नौकरी की सुरक्षा पाने वाले रोज़गार का एक उदाहरण बताओ, ठीक है? जिसमें नौकरी की सुरक्षा हो जाए, ठीक है? आपको पता है जो टेम्परेरी एक एम्प्लॉयी है, ठीक है? अस्थायी जो एम्प्लॉयी है, यानी कि जो भी
प्राइवेट स्कूल वगैरह में जॉब कर रहा है, वो क्या है वो एक उदाहरण बता रही हूँ ये मैं आपको। एक अगर प्राइवेट स्कूल में कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वो उसके उसकी जॉब जो है वो सुरक्षा वाली नहीं है, क्योंकि आपको पता है आपको जो है वो एक टीचर अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ाते हो या फिर आपका काम उनको पसंद नहीं आता है, तो वो आपको जो है वो उस जॉब से या उस रोज़गार से निकाल भी सकते हैं। तो ये जो है वो सुरक्षा वाली जॉब नहीं है। तो नियमित कर्मचारी जो रेगुलर एम्प्लॉयी होता है वो उसकी नौकरी जो है वो सुरक्षा वाली होती है, ठीक है? तो एक सुरक्षा वाला रोज़गार ये है, नियमित कर्मचारी जो रेगुलर एम्प्लॉयी बन जाता है। नेक्स्ट है कि अनियमित रोज़गार के संबंध में कथन, ठीक है? अनियमित रोज़गार के संबंध में कथन यहाँ पर बताए गए हैं। तो कारीगर को तभी आना होता था जब मालिक को ज़रूरत होगी। अब जब किसी को ज़रूरत होगी तभी जो है वो किसी को काम पर रखेगा, ऐसे क्या ज़रूरत है कि किसी को भी काम पे रखने की? तो ये अस्थायी रोज़गार हो गया, नियमित रोज़गार हो गया कि जब ज़रूरत के हिसाब से जो है वो कारीगर को आना होता था, ठीक है? नेक्स्ट है कि कारीगरों को कार्य की अच्छी दिशाएँ नहीं मिलती हैं, ठीक है? जो कारीगर हैं उनको जो भी ये वो कार्य करते हैं उनकी अच्छी दिशाएँ वो जो हैं वो नहीं मिलती हैं, ठीक है? कारीगरों से ज़्यादा घंटे जो है वो काम करने की उम्मीद की जाती है, ठीक है? जो भी कारीगर वग़ैरह हैं उनसे ऐसा सोचा जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर दें और हमसे पैसे भी कम लें, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो लोकतंत्र को दर्शाना अगर है तो किसका प्रयोग किया जाएगा? लोग समान और स्वतंत्र हैं, ठीक है? इसका प्रयोग किया जा सकता है कि सभी लोग एक समान हैं। आपको पता है जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वहाँ पर हमें समानता का अधिकार प्राप्त है। तो सभी लोग जो हैं वो समान और स्वतंत्र हैं, ठीक है? तो ये लोकतंत्र के दर्शाने के लिए ये शब्द जो है प्रयोग किया जा सकता है। लोग धनी और समृद्ध होते हैं, ठीक है? तो धनी और समृद्ध होते हैं, ठीक है? लोकतंत्र में लोग संघर्ष को दूसरे की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं, ठीक है? संघर्ष को दूसरों की तुलना में बहुत बेहतर तरीके से सुलझाते हैं। सरकार अधिक जवाबदेह और तर्कसंगत रहेगी, किसमें? लोकतंत्र में, ठीक है? नेक्स्ट है कि नेपाल में 2008 में किस तरह के परिवर्तन आया था, ठीक है? तो नेपाल जो है वहाँ पर 2008 में किस प्रकार का परिवर्तन आया था? वहाँ पर राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ जो था वो नेपाल आया था, ठीक है? राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ आना, ठीक है? ये जो 2008 में ये नेपाल में परिवर्तन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव में मतदान के महत्व पर चर्चा की शुरुआत करने में महत्वपूर्ण कथन क्या होगा? तो जो चुनाव है उसमें मतदान के महत्व पर चर्चा करनी है तो उसकी शुरुआत करने के लिए सबसे बेस्ट जो कथन होगा वो ये होगा कि सार्वजनिक भलाई के लिए सूचित और विवेकतापूर्ण निर्णय लेना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भारतीय लोकतंत्र है उसमें समानता के विषय में कक्षा में चर्चा कैसे करेंगे, ठीक है? जो समानता के विषय में चर्चा करनी है, ठीक है? इक्वालिटी, ठीक है? तो इक्वालिटी और इक्विटी, ठीक है? दोनों ही आपको पता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में लोकतंत्र में के विषय में चर्चा करनी है। तो ये जो है चर्चा करने के लिए हमें मिले हुए मौलिक अधिकारों के रूप में, ठीक है? ये जो है वो समानता है, ठीक है? आपको पता है हम बोल सकते हैं बच्चों को कि देखो हमें मौलिक अधिकार में भी जो है वो हमारे मौलिक अधिकारों में भी हमें समानता जो है वो प्राप्त हुई है, ठीक है? एक परिपूर्ण जीवन के लिए एक आदर्श गुण के रूप में, ठीक है? समाज में विद्यमान असमानताओं को उजागर करते हुए, ठीक है? तो ये सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा सदस्य, ठीक है? विधानसभा जो सदस्य हैं, वो जनता या लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है? तो विधानसभा के जो भी सदस्य हैं, वो जनता के द्वारा या लोगों के द्वारा जो है वो चुने जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर है कि राज्य सरकार का कार्य, ठीक है? राज्य सरकार के कार्य बताने हैं, तो 10वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा को बंद कराना ये राज्य सरकार का काम है। बाकी अगर केंद्र सरकार के कार्य की बात की जाए तो आपको पता है जो 2 या देशों में संबंध स्थापित करना, ठीक है? 2 देशों में संबंध स्थापित होंगे वो केंद्र सरकार कर सकती है, ठीक है? 2 देशों की बात की जा रही है। तो अगर उनमें संबंध स्थापित करने हैं तो वो केंद्र सरकार का काम है। जैसे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो
तो उस पर सरकार जो है उसको देखती है, ठीक है? तो कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय इश्यू होगा तो उसको केंद्र सरकार ही देखेगी, ठीक है? उसमें राज्य सरकार का कोई रोल जो है वो नहीं होगा, ठीक है? नोट पर नए डिज़ाइन को लागू करना ये भी केंद्र सरकार का काम है, इसमें भी जो है वो एक तरह से जो राज्य सरकार है उसका कोई रोल नहीं होता है, ठीक है? किन्हीं 2 राज्यों या 2 से अधिक राज्यों में रेलगाड़ी चलाना, ठीक है? तो अगर किन्हीं 2 राज्यों में जो है वो ट्रेन चलाई जानी है तो वो ये कार्य भी कौन करेगा? ये कार्य भी जो है वो एक तरह से केंद्र सरकार ही करेगी, ठीक है? तो ये ह यहाँ पर हमने बात कर ली कि केंद्र सरकार के क्या काम हैं और राज्य सरकार के जो है वो क्या काम है, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे होंगे और आप इसी तरह से मेरी क्लासेस को प्यार देते रहेंगे और भी इसी तरह की बहुत सारी क्लासेस देखने के लिए आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी जो है वो क्लास को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।